हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग जैक 12 के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल पेपर, आप लोग जान रहे हैं कि मॉडल पेपर पब्लिश हो गया है, तो जो एग्ज़ाम होगी 2021 में वो उसी पैटर्न पर पूछी जाएगी। तो आज हम लोग जो मॉडल सेट में केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसको फुली सॉल्व करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे उससे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के साथ ही साथ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4R, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, ये किससे मिल के बना हुआ है। तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। हम लोग इस पर एक सॉलिड स्टेट पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी बनाए, फुल चैप्टर भी पढ़े थे सॉलिड स्टेट का। उसमें हम लोग डिस्क्राइब किए थे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो CCl4 है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ, मॉलिक्यूल से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन ए कोएफिशिएंट ए है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट इज, पूछ रहा है रेट। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, रेट लॉ पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग रेट लॉ में पढ़े थे, लॉ ऑफ मास सेक्शन बोलता है क्या कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी रिएक्शन रहेगा उसका रेट लॉ पूछेगा, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह करेंगे, R इज इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ये इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये है, फिर B है, और क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है, जैसे A पर पावर A का कोएफिशिएंट A है तो ये पावर दे दिए, अब B का कोएफिशिएंट B है तब B का पावर दे दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, रेट लॉ। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है मेरा, ये में, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब कोई भी रिएक्शन का अगर रेट लॉ पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई भी रिएक्शन रहेगा, मान लेते हैं अगर A के जगह पर नहीं रहता, यहाँ पर 3 रहता, तो A का पावर 3 हो जाता, यहाँ स्मॉल b के जगह पर रहता 1/5 रहता, तो यहाँ 1/5 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेट लॉ निकालेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में है कॉपर पायराइट इज एन ओर ऑफ। कॉपर पायराइट का सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, CuFeS2, ये कॉपर पायराइट का फार्मूला हो गया। अब देखिए ना, फार्मूला में ही यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कॉपर। ठीक है, तो ये किसका ओर हो जाएगा, कॉपर का। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ग्रुप 15 एलिमेंट आर नोन एज। ठीक है, आप लोग P ब्लॉक में पढ़े होंगे, 13th 14th 15th 16th 17th 18th तक जाता है। तो इसमें क्या आता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बोरॉन फैमिली है। 14th में आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, पीबी, ये कार्बन फैमिली है। इसमें आ जाएगा फिर 15th में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर 16th में आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर उसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 18th में आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये 13th हो गया बोरॉन फैमिली, 14th हो गया कार्बन फैमिली, 15th हो गया नाइट्रोजन फैमिली, 16th हो गया ऑक्सीजन फैमिली, 17th हो गया हेलोजन फैमिली, या 18th हो गया इनर्ट गैस। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या पूछा है, 15th ग्रुप। 15 देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रोजन फैमिली। इसको एक दूसरा नाम है नाइट्रोजन फैमिली का, निक्टोजन फैमिली। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, निक्टोजन फैमिली। उसी तरह ऑक्सीजन फैमिली जो है, ऑक्सीजन फैमिली जैसे 16th ग्रुप यहाँ पूछ देता तो आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली। इसको चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं। चैल्कोजन मीन्स ओर्स फॉर्मिंग, जनरली जो ओर्स फॉर्म होता है वो 16th ग्रुप के एलिमेंट से होता है, इसलिए इसको कैल्कोजन या चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। अगर दी हेलोजन फैमिली बोलता, यहाँ रहता अगर दी 17th ग्रुप, तो आंसर क्या होता है, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
5 नंबर में Sc, Sc किसका सिंबल है? स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो स्कैंडियम क्या है? अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल रहता है, ये आपका एस ब्लॉक है, यहाँ पर हो जाता है आपका डी ब्लॉक, फिर ये हो जाता है आपका पी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया एस, ये पी, ये डी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ से शुरू होता है, देखिए स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो यहाँ से देखिए 21 से लेके 30 तक, जिंक तक जाता है। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 3D आता है, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज यहाँ से। तो 3D सीरीज मतलब जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो 3D सीरीज से शुरू होता है, मतलब इसको बोलेंगे जो स्कैंडियम वाला होगा वो होगा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट यहाँ से। फिर सेकंड में आ जाएगा इट्रियम, वो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, तो स्कैंडियम जो होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का शुरुआत जो होता है वो स्कैंडियम से होता है। ठीक है, 3D सीरीज से होता है, इसलिए स्कैंडियम जो हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन है, उसका रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल क्लोराइड से या क्लोरोइथेन से। इसका आईपीएसी नेम है क्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, आप लोगों को जब हम क्वेश्चन बता रहे थे तो बोले थे हर एक चैप्टर के अंत में आप लोग जो 5 रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको एकदम पढ़ लेना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, तो ये किसका रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ही 2 रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये रिएक्शन किसका है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का, क्योंकि यही अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप देखिए बेंजीन रिंग पर जुड़ रहा है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पर देखिए जैसे ऑप्शन दिया है, फिंकल-स्टैंड रिएक्शन ए में, बी में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सी में फिटिक रिएक्शन, डी में नन। अब यहीं पे ऑप्शन चेंज कर देता है, यहाँ एक में दे देता फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक में देता फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कुछ और बढ़ जाता, लेकिन यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही दिया है। ठीक है, तो ये आंसर 6 का आंसर क्या आ जाएगा? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल-क्राफ्ट में भी अगर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देता और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देता तो आंसर क्या आता है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ देता है, ये रिएक्शन दे देता, बोल देता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ठीक है, तो जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहाँ पर ब्रेक करके देखिएगा, इस पर प्लस, इथाइल पर प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज, वैसा स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या आ जाएगा? इथाइल। यहाँ कार्बोकैटायन क्या बनेगा? इथाइल कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन अटैक करता है बेंजीन पे। ठीक है, तो यहाँ अगर दूसरा तरीके से क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या बनता है, तो इथाइल। कार्बोकैटायन क्या बन रहा है? तो इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर 573 केल्विन पे। यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए, जब कॉपर, हीटेड कॉपर पर जब अल्कोहल को पास कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का। ठीक है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको क्या बना देगा? देखिए एसीटल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 का सी। अब यहीं पर अगर दे रहा था 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे देखिए यहीं पर रहता है ये CH3 CHOH CH3, यहाँ पर देता है कॉपर 573 केल्विन। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन। तो ध्यान रखिएगा, ये इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल को जब हीटेड कॉपर पर कॉपर 573 केल्विन से रिएक्शन कराते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। अब 8th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन करा है जिंक अमलगम इन HCl।
तो ये रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन का, चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाए थे उसमें दिए थे क्लीमेंसन रिडक्शन नेम रिएक्शन है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है एसिटल्डिहाइड का हम लोग जब क्लीमेंसन रिडक्शन ए रिएजेंट क्लीमेंसन रिएजेंट है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर आपको क्या बना देगा, देखिए इसको हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को। देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, तो यहाँ पर देखिए जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है यहाँ पर रिडक्शन जब होगा तब क्या जुड़ जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O के जगह पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और इधर जो भी ग्रुप है उसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या है एसिटल्डिहाइड, तो देखिए एसिटल्डिहाइड जब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे CH3 और B के जगह पर क्या लगा देंगे H, तो ये हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पर जिंक अमलगम इन कॉन्क HCl करेंगे रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बोले थे, देखिए यहाँ रख देंगे CH3 और डबल बॉन्ड O के जगह पे H2, यहाँ पर H, तो देखिए CH3 मतलब क्या बन गया, इथेन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C। ठीक है, अब वैसे भी याद रखना है जिंक अमलगम इन कॉन्क HCl, ये हो गया आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन जब होता है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है तो एल्केन देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रोपानॉन का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 420 केल्विन, तो पूछ रहा है ए क्या होगा। बाय प्रोडक्ट देखिए दिया हुआ है वाटर और आयोडीन निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रोपेन। अब मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हम लोग को नहीं पता है, तो अपना दिमाग कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे देखिए कैसे, देखिए बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है वाटर और आयोडीन। ठीक है, तो 4 एटम आयोडीन मेरा निकल गया है, यहाँ से देखिए 4 एटम आयोडीन निकल गया और हाइड्रोजन 2 निकला है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2H2 अगर दी करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 निकल गया है। अब मेरे पास कितना बचा है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ से ऑक्सीजन भी देखिए एक निकल गया है, तो 2 हाइड्रोजन क्या यही ना जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए CH3 CH2 CH3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब और रिएक्शन पर आते हैं, अब कीटोन हो, अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो। ठीक है, जब भी इस रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से इन रेड फास्फोरस 420 केल्विन, तो हमेशा एल्केन देता है, ये दिमाग में रख लेना है। क्या बोले, चाहे अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो, एमाइड हो, जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस 420 केल्विन रिएक्शन कराएंगे हमेशा क्या देगा, एल्केन ही देगा। देखिए यहाँ एल्केन दे रहा है। ठीक है, और एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होगा। तो इथेन मीथेन तो होगा नहीं, तो देखिए 1 2 3 और 3 में क्या होता है, प्रोपेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इथाइल अमीन को रिएक्शन करा रहे हैं किससे, नाइट्रस एसिड से, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो जब इथाइल अमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या देता है, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं इसका, C2H5NH2, इसका NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले देगा C2H5N2 प्लस और Cl माइनस इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, फिर यहाँ पर H प्लस से इसका रिएक्शन कराएंगे तो C2H5OH। ठीक है, यहाँ पर HCl डायरेक्ट दिया हुआ है, तो H प्लस इसका यूज करके फिर क्या बना देगा, अल्कोहल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्डोट्रायोज। अल्डोट्रायोज किसको बोलते हैं, ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। अल्डोट्रायोज, ट्रायोज मतलब जिसमें 3 कार्बन हो, और अल्डो मतलब जिसमें अल्डिहाइड हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए अल्डोट्रायोज है तो 3 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर अल्डिहाइड है, अल्डो मतलब अल्डिहाइड, और यहाँ पर OH, यहाँ OH, ये H, ये H, ये H। ठीक है, तो ये हो गया अल्डोट्रायोज, इसी का नाम है डी ग्लाइसिरल्डिहाइड।
डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ 3 कार्बन है और अल्डिहाइड है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, अल्डोट्रायोज। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। तो 12th नंबर क्वेश्चन में है मोनोमर ऑफ पॉलीथीनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथिन। जहाँ भी पॉली से जुड़ा हुआ पॉलीमर चैप्टर में कोई नाम हो तो उसका अगर मोनोमर पूछ देगा तो पॉली हटा दीजिए, पॉलीथीन जोड़ रहे हैं, पॉली हटा दें, थीन आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या आ जाएगा, इथिन। अगर यदि पूछ दिया पॉलीप्रोपाइलिन का मोनोमर क्या है तो पॉली हटा दिए, प्रोपाइलिन। पूछ दिया पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन का क्या है तो पॉली हटा दिए, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जहाँ भी पॉलीमर चैप्टर में पॉली से जुड़ा हुआ कोई पॉलीमर हो और उसका मोनोमर पूछे तो पॉली हटा दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में है फॉर्मल्डिहाइड इज। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ऑप्शन ए में है डिसइंफेक्टेंट, बी में एनाल्जेसिक्स, सी में एंटीबायोटिक्स, डी में नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। तो ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। इसका जब 40% सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो यही क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन। ठीक है, जिससे हम लोग बायोलॉजिकल लैब में जो स्पेसिमेन को रखते हैं उसको किस में प्रिजर्व करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, और जितना भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी स्टेरलाइज करने में हेल्प करता है कौन, फॉर्मलिन। तो 40%, यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, फॉर्मलिन। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड कैसा बिहेव करता है, डिसइंफेक्टेंट जैसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। तो ऑप्शन ए में एंटाइसिड, बी में एंटीसेप्टिक, सी में एंटीहिस्टामिन, डी नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये एंटाइसिड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एंटाइसिड जैसा काम करता है, तो एंटाइसिड के रूप में यूज होता है। तो एंटाइसिड क्या करता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, स्टोमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इस कारण से बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, यहाँ जलने जैसा अनुभव होने लगता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसको लेने से एसिड का लेवल क्या करता है, कम कर देता है। एंटा एसिड मतलब एसिड का एंटी, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बिहेव करता है, एंटा एसिड जैसा। एसिड के लेवल को, हम लोग के स्टोमक में एसिड के लेवल को क्या करता है, कम करता है। कैसे, न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लैंस। ठीक है, कॉपर ग्लैंस का फार्मूला क्या है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में Cu2s, बी में CuFeS2, सी में Cu2O, डी में है नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu2s। ये कॉपर का क्या है, ओर है। ठीक है, कॉपर ग्लैंस का दूसरा नाम है कैल्कोसाइट, या इसको चैल्कोसाइट भी बोलते हैं। Cu2s का इसको दूसरे नाम से जानते हैं चैल्कोसाइट या कैल्कोसाइट, जो बोलिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। देखिए, ए ऑप्शन है, बी, सी और डी में है नन। तो आप लोगों को पता है, नोमेनक्लेचर में जानते हैं कि जितना भी हेलोजन है उसको हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1 पे क्या है, क्लोरीन, तो 1-क्लोरोब्यूटेन। तो पूछ रहा है 1-क्लोरोब्यूटेन, ही आंसर क्या आ जाएगा, बी। सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं, इसको काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 काउंटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, जहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो हेलोजन यहाँ से, तो 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो ये होगा नहीं आंसर, सी हो गया। इसका देखते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1-क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं इसी तरह से करते हैं। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज।
सुक्रोज को हम लोग जो खाते हैं चीनी को क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं 9th 10th में, C12H22O11। अब बी में है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। C5H10O5, इसका ये किसका है, इसको डी राइबोज या डी एरेबिनोज बोल सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर C5H10O5 का देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 OH 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 H H H H H, ये हो गया डी राइबोज। ठीक है, तो इसी का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पर काउंट करके देख लिए C5H10O5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 10 है, और ऑक्सीजन 5 है, देख लिए 4 और 1 5। तो C5H10O5 ये डी राइबोज है। या फिर दूसरा नंबर कार्बन पे अगर दी OH इधर पलट देंगे, इधर OH इधर H, तो इसी को बोल देते हैं डी एरेबिनोज। तो डी राइबोज और डी एरेबिनोज दोनों क्या है, आइसोमर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी राइबोज या फिर डी एरेबिनोज। हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन, इन द रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन किससे करा है, सोडियम से। तो यहाँ पूछ रहा है ये क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए होता क्या है एक्चुअली यहाँ पर, जो ये फिनॉल है, फिनॉल में, फिनॉल जो है यहाँ पर इस तरह कुछ होता है O-H+, और ये सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या करता है, ये Na+ जो है ये चल जाएगा O के साथ, तो ONA बना दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन H के साथ जुड़ के क्या बना देता है, H+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन H, और यहाँ पर 2H+ जब आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल्स फिनॉल है, तो यहाँ 2H+ आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ क्या बना देगा H2, ये H2 बाहर निकल गया, तो क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। अब 19 नंबर क्वेश्चन में, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, एसिटिक एसिड है, उसका रिएक्शन किसके साथ करा है, सोडियम के साथ, तो पूछ रहा है ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोडियम एसीटेट। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है रिएक्शन। देखिए यहाँ से एसिटिक एसिड में यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेगा CO-H+, फिर उसी तरह सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब क्या हो जाएगा, ये O- के साथ क्या आ जाएगा, Na+, तो CH3CONA, और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो दो एटम सोडियम यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा वो 2H+ से जुड़ के क्या बना देगा, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट किस में है, बी में, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आप लोगों को पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर CO का। यहाँ पर थोड़ा देख लिए, CO के क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के अलावे जितना भी इसके बगल में होता है, जो छोटा ब्रैकेट में रहता है, या सेंट्रल मेटल एटम के अलावे जितना भी, इस सबको क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। यही लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जिसका निकालना रहता है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना, जिसको क्या मान लेते हैं, X, फिर जोड़ते हैं प्लस। अब देखिए NH3 अमोनिया है, अमोनिया क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, क्योंकि कोई भी कंपाउंड पर होल चार्ज, टोटल चार्ज जब ऐड करते हैं क्या होता है, 0, मतलब कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल। तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेंगे, 0। अब 5 है, 0 × 5 0 ही होगा, प्लस। अब देखिए क्लोरीन है, और क्लोरीन का कितना लेते हैं हम लोग, आयन फॉर्म में, -1, तो यहाँ पर कर देंगे -1। अब देखिए टोटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर चार्ज कितना है, +2, तो इज इक्वल टू +2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर X -1 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू उधर करेंगे तो 2 और +1 कितना हो गया, 3, तो 3 किस में है, C में। तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा, C। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में क्या है, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2। अब यहाँ पूछ रहा है मोलिकुलैरिटी क्या होता है। मोलिकुलैरिटी क्या है, मोलिकुलैरिटी इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो मोलिकुलैरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो रिएक्टिंग स्पीसीज या तो एटम हो सकता है या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। तो मोलिकुलैरिटी होता है कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट साइड में, उसी को क्या बोल देते हैं, मोलिकुलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही ना, ठीक है। तो यहाँ मोलिकुलैरिटी कितना हो जाएगा 1। अब जिसे यहीं पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह रहता, 2HI गिव्स H2 + I2, ये रिएक्शन दिया रहता और यहाँ पूछ देता मोलिकुलैरिटी। तो देखिए तो रिएक्टेंट साइड में कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है 2, तो यहाँ मोलिकुलैरिटी कितना हो जाता 2 इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जहाँ भी मोलिकुलैरिटी पूछेगा वहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट में देख लेंगे कितना है रिएक्शन में दिया हुआ, तो वो हो जाएगा मोलिकुलैरिटी। यहाँ कभी कभी यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पूछ देता है कभी कोई मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है। मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 22 नंबर में क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन है FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड SiO2 सिलिका, यहाँ क्या बनेगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए FeSiO2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो FeSiO3, इसको बोल देते हैं आयरन सिलिकेट। तो जब हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और उसमें आयरन ऑक्साइड के रूप में इम्प्यूरिटी रहता है, तो पूरा ओर को हीट करने से पहले उसमें क्या मिला देते हैं, सिलिका, ठीक है। और सिलिका मिलाने के साथ ही FeO के साथ रिएक्शन करके बना देता है आयरन सिलिकेट, इसी को क्या बोलते हैं, स्लैग। और ये जो आयरन ऑक्साइड इम्प्यूरिटी के रूप में है वो स्लैग के रूप में क्या होता है, आयरन सिलिकेट के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया FeSiO3 आयरन सिलिकेट। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, एक क्वेश्चन पहले था, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं स्कैंडियम को। देखिए एक ये तरीका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 2 4 10 12 18, फिर उसके बाद 4s में जाता है 2 20 और 3d 1, 4s के बाद जाता है 3d में, तो ये हो गया 21। अब देखिए ये हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर एक दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 4 10 12 18, यहाँ पर इनर्ट गैस एलिमेंट आर्गन तक आ जाता है। यहाँ पर इसको दूसरा तरीका देखिए 18 तक यहाँ पर रख दिए आर्गन, इस तरह भी लिख सकते हैं। आर्गन हो गया 18, अब उसके बाद कितना बचा 2 20 और 1, तो आर्गन 4s2 3d 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका जिससे आप लोग चाहें दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नंबर ऑफ लिगेंड। तो अभी बताएं क्या कि ये सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद जितना भी स्पीसीज आएगा सबको क्या बोलते हैं, लिगेंड। और यही लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर कितना लिगेंड है, देखिए दिख रहा है 6, ठीक है। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहीं पे अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ देता है कि कितना लिगेंड है, तो देखिए 5 और 1 क्लोरीन का 6, यहाँ भी कितना है 6। अब है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, IUPAC नेम ऑफ CH3Cl। तो यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन,
क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यहीं पर अगर मान ले इस तरह दे देता CH3 CH2Cl, तो यहाँ से काउंट करते 1 2, तो 1 क्लोरोईथेन हो जाता। ठीक है, इसको 1 क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन दोनों सही है, जो मन वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर ये पूछ देता जनरल नेम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमीन। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं प्राइमरी एमीन क्या है। प्राइमरी एमीन जो होता है, देखिए यहाँ पर NH2, ठीक है, एमीन है, यहाँ पर R लगा दिए, ये हो गया अल्काइल एमीन। जब कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है NH2 के साथ जुड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। अब यहीं पर देखिए जब N के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, और जब N के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन। तो देखिए यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। NH2 के साथ कोई ग्रुप जुड़ा रहे तो ये हो गया 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। N के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहे 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। N के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहे तो ये हो गया टर्शियरी एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमीन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये CH3NH2 या फिर CH3CH2NH2, इथेनामाइन या फिर इथाइल एमीन। अब देखिए कंफ्यूजन इसलिए होता है कि यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एक देखिए ये है CH3CH2NH2 एक है, और दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH, यहाँ पर लिख दिए CH3 एक NH2। तो देखिए जनरली जब हम लोग कार्बन के केस में पढ़ते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो उसी तरह कुछ दिखता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोले तब ये अगर ध्यान में रखिएगा, जैसे देखिए NH2 के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन। अब देखिए यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 के साथ 1 डिग्री एमीन। अब देखिए ये भी अल्काइल ग्रुप पूरा है, लेकिन देखने में लग रहा है 2 डिग्री एमीन। ठीक है, जिस तरह हम लोग कार्बन में जनरली पढ़ते हैं तो आदत खराब रहता है कि ये 2 डिग्री एमीन। तो हम लोग को देखना है कि अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है NH2, और जहाँ भी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा हुआ रहे वो हो गया 1 डिग्री एमीन। जहाँ भी N के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहे वो 2 डिग्री, N के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहे 3 डिग्री। ठीक है, अब है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ एंटीहिस्टामिन। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे बेनाड्रिल, ठीक है, बेनाड्रिल हो गया, या फिर क्लैरिटीन या सिट्रीजीन, जो हम लोग दवा यूज करते हैं, बेनाड्रिल सिट्रीजीन, एक ही तो लिखने बोला है सिट्रीजीन। अब देखिए एंटीहिस्टामिन थोड़ा देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग के शरीर में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है हिस्टामिन। ठीक है, जब किसी भी आदमी को कोई चीज़ से एलर्जी, जैसे ठंडा के दिन में मान ले कि कोई खूब ठंडा पानी पी लिया तो उससे भी तबीयत खराब होता है, एलर्जी हो जाता है। राह चलते कहीं किसी को देखें बहुत सारा धूल गंदगी, हर आदमी को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ से एलर्जी होता है। ठीक है, तो जब भी कोई आदमी को किसी चीज़ से एलर्जी होता है तो क्या होता है, हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन, उसको रोकने के लिए हम लोग दवा के रूप में यूज करते हैं, तो वो हो जाता है एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन जो सिक्रीट हो रहा है हम लोग शरीर में, उसको खत्म करने के लिए जो दवा लेते हैं वही हो गया एंटीहिस्टामिन। जैसे हम लोग बेनाड्रिल जो खांसी उसी में यूज करते हैं, सिट्रीजीन, ये सब क्या हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया। ठीक है, अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर क्या है बताने बोल रहा है। देखिए EMF क्या है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड व्हेन सर्किट इज ओपन। पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। सेकेंड इसका है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकेंड इसमें है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये तो यहाँ छपाई हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, क्या है कि
ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। रटने के लिए रट के तो लिख के चल जाइएगा, ठीक है, लेकिन अब समझते हैं इसका मतलब। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये क्या है, मान लेते हैं ये बैटरी है, ठीक है। इसका ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, कोई भी जैसे यहाँ बैटरी है, बैटरी का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस हम लोग सर्किट में लगाते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ बैटरी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल r से डिनोट किया, इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए जब ये की ओपन है, यहाँ पर देखिए लिखे है ना, व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन है तो इस बैटरी से क्या होगा, करंट जो है फ्लो नहीं होगा सर्किट में। जब यहाँ पर की जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन है, तो ये बैटरी ऐसे ही है, इससे करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, इससे करंट पास नहीं हो रहा है सर्किट में। तो उस समय जब सर्किट से करंट पास नहीं हो रहा है, उस समय इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट नहीं पास हो रहा है उस समय इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस की को हम लोग जोड़ दिए, अब क्या हुआ, करंट पास होने लगेगा, मतलब ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। अब जब क्लोज सर्किट है, मतलब जब करंट पास हो रहा है, उस समय दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये इस पॉइंट के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना चाहते हैं। किससे पता करेंगे, वोल्टमीटर लगा देंगे। तब जो दो पॉइंट हम मान लेते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, ठीक है, तो कोई भी सर्किट में कोई भी दो पॉइंट के बीच, कब, जब करंट पास कर रहा हो, जब सर्किट क्लोज हो, उस समय कोई भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए तो ये ईएमएफ तो बैटरी का है ना, अब यहाँ पर मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस लगा दिए, तो इस रेजिस्टेंस से इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मान लेते हैं अब सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस लगा दिए, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बीच हम डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं पोटेंशियल का, तो ये रेजिस्टेंस लगने से करंट का फ्लो क्या होगा, धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, अफेक्ट किया, ठीक है। इसीलिए लिखा गया क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें और हम लोग डिफरेंस बोल सकते हैं क्या, कि ईएमएफ जो है कांस्टेंट रहता है, कोई भी सोर्स के लिए ईएमएफ का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। हम लोग और भी आगे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 29 नंबर क्वेश्चन में है, राइट द टाइप ऑफ कॉलॉइड्स एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट। ये सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। पेंट जो होता है वो एक तरह का सोल होता है, इसमें कोई भी सोल में या कोलाइडल सॉल्यूशन में एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं एक सॉल्यूट जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ही नाम हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का नाम हो जाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो जो पेंट होता है, ठीक है, इसका आंसर जो है पेंट जो है एक तरह का, देखिए व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड्स, तो इट इज ए सोल, ठीक है, पेंट क्या है, सोल है। एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट, अब पूछ रहा है डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, तो सोल जो होता है, सोल ये इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन in which dispersed phase is
सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। ठीक है, तो आंसर हो गया। व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड, तो ये क्या है, सोल है, इट इज ए सोल। एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, पूरा यहाँ पर हो गया। डिस्पर्स्ड फेज पूछता क्या होता है, सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं रॉल्स लॉ क्या है। देखिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो रॉल्स लॉ बोलता है कि इसका स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, देख लिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब वैसे वहाँ पर भी जाए, इसका फुल वीडियो डाला हुआ है रॉल्स लॉ का, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। दो कंपोनेंट था ए एंड बी, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन था ए का एक्स ए या काई ए काई बी। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज एंड VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मतलब हो गया इस तरह, देखिए PA पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया। उसी तरह B का काई बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, अब यहीं से इसको टोटल PS करते थे तो क्या आ जाता था, PA प्लस PB। अब PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी। ये हो गया आपका रॉल्स लॉ, इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। 31 नंबर क्वेश्चन में है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। ए में है फिजिकल एडजॉर्प्शन और बी में है लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो देखते हैं इसको। तो पहले देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, 31 का है ए फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहले समझ लेते हैं इसको कि क्या है। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। मान लेते हैं कोई ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, इस पर कोई गैस एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जैसे हमें देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम लोग इंक से लिख रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर से लिख रहे हैं, तो ये सॉलिड सरफेस है, इस पर हम लोग इंक से लिख रहे हैं, तो इंक क्या हो रहा है, इस पर एडजॉर्ब हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड सरफेस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पर एडजॉर्ब होगा उसको बोल देंगे एडजॉर्बेंट, और जो इंक एडजॉर्ब हो रहा है उसको बोल देते हैं एडजॉर्बेट। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से समझ लिए। जिस पर एडजॉर्ब होता है उसको बोल देते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे व्हाइट बोर्ड क्या है, एडजॉर्बेंट, और इंक से हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट होता है वो एडजॉर्बेंट पर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहता है, जो कि वीक फोर्स होता है। जैसे देखिए यहाँ हम इंक से इसको लिखे हैं, देखिए मिटा दिए, मिट गया, मतलब क्या है,
वीक फोर्स से ये इससे जुड़ा हुआ था। अब जैसे गाड़ी पर पेंट लगा हुआ है, पेंट जो लगा रहता है कोई गाड़ी पर, उसको ऐसे करेंगे तो हट जाएगा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से उस पर अटैच रहता है, इसीलिए वो केमिकली एड्जॉर्ब होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? केमिकल एड्जॉर्प्शन का। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्बेंट पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच रहता है, ये हो गया केमिकल एड्जॉर्प्शन हो। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको इस तरह हम हटा सकते हैं, मतलब वीक फोर्स से ये अटैच है इंक व्हाइट बोर्ड पे, तो ये हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्बेट बाइंड विथ एड्जॉर्बेंट बाय वीक वान डर वाल फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसको देखिए, अब इसको हटा दिए, मतलब इंक अलग हो गया, एड्जॉर्बेट अलग हो गया और एड्जॉर्बेंट अलग हो गया, मतलब ये रिवर्सिबल होता है नेचर में। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब जैसे दूसरा तरफ देख लेते हैं, जो गाड़ी पर जो पेंट लगा होता है उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, तो इरिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो आ सकता है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होता है। जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो इसका जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, जब भी कोई चीज़ किसी पर एड्जॉर्ब होता है मतलब बॉन्ड फॉर्म होता है, और जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एनर्जी होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, और जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है फोर्थ बोल सकते हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, इसको जब मन तब हम लोग हटा सकते हैं, तो स्पेसिफिक नहीं हुआ। अब जैसे देखिए कोई भी कपड़ा पर जब धूल लग जाता है तो उसको हम लोग झाड़ के हटा देते हैं, तो भी क्या बोल सकते हैं उसमें कि धूल कण जो है वो फिजिकली एड्जॉर्ब हो गया है कोई भी कपड़ा पे, तो वो भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन adsorbate is bonded with adsorbent by weak van der Waals force, weak van der Waals force। ठीक है, अगला पॉइंट इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अगला पॉइंट हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अगला बोल सकते हैं क्या? इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इट हैज नो एक्टिवेशन एनर्जी, इट डज नॉट, इट हैज नो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इसी तरह जब भी पूछेगा आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब है लायोफिलिक कोलॉइड्स, तो समझ लेते हैं पहले इसको। लायोफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग, और लायो मीन्स लिक्विड। जो वैसा कोलॉइड्स जो लिक्विड लविंग होता है वह हो गया लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपका ग्लू, गम, जिलेटिन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, रबर, ये सब को हम लोग अगर डिस्पर्सन मीडियम में मिला देते हैं, लिक्विड में मिला देते हैं, तो ये सब आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, ये जो कोलॉइड्स है, इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स देयर इज ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका क्या? सॉल्यूट। जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ही नाम हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और ट्रू सॉल्यूशन में जिस तरह सॉल्वेंट है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का ही नाम हो जाता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में ग्रेटर एफिनिटी होता है, इस कारण से तुरंत आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए
अब जब लायोफिलिक कोलाइड जब प्रिपेयर हो जाता है, उसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो डिस्पर्सन मीडियम आसानी से हट जाएगा। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस हम लोग मिलाए थे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या बोल देंगे इसको, इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, या रिवर्सिबल कोलाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं क्या, कि ये आसानी से मिलाने पर बनता है, मतलब ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन there is greater affinity between dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, सब पॉइंट वाइज लिखना है तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। इट इज क्वाइट स्टेबल, एग्जाम्पल दे दीजिए, ग्लू, GLUE गम, जिलेटिन, कार्बोहाइड्रेट, रबर, ये सब क्या हो जाएगा आपका लायोफिलिक कोलाइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ है प्रेडिक्ट द फॉलोइंग। देखिए ये नंबर में है CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एक्वस KOH से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 32 का A, CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग KOH एक्वस से। तो आसानी से देखिए यहाँ पर गए, इसको ब्रेक कर लेंगे आसानी से, A माइनस A प्लस, OH भी आसानी से ब्रेक होगा, K प्लस OH माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा OH, मतलब इथानॉल बन गया, अब प्लस KBr। आप लोग जब प्रोडक्ट बनाइएगा तो इसके साथ ही साथ नोमेनक्लेचर, इसका नाम भी लिख दीजिएगा, तो ज़्यादा एट्रैक्टिव जो है आंसर होता है, ठीक ना। तो यहाँ इथानॉल, ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर जब ब्रोमो इथेन का रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तो इथानॉल बनता है, लेकिन जब यहीं पे दे देगा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH ना देके अल्कोहलिक KOH दे देगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और जब अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और जब अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तब क्या बना देता है, अल्कीन। तो जब ब्रोमो इथेन का अल्कोहलिक KOH से करा देंगे तो क्या बना देगा, इथेन। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बढ़िया देखना है कि एक्वस दिया है या फिर अल्कोहलिक दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो अब देखते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या अंतर है, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन नाम ही से ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, स्फेरिकल, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल इन नेचर। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन स्फेरिकल नहीं होता है, ये लंबा होता है और नैरो, नैरो मीन्स पतला होता है, ठीक है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है, और कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन ये क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है शरीर में, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन पानी में नहीं घुलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से ही देखते हैं,
फाइब्रस प्रोटीन का आगे हम लोग एग्जाम्पल देखें क्रिएटिन, जो बाल होता है, ठीक है, तो पानी में घुलता है क्या? नहीं, यहाँ से भी हम लोग याद रख सकते हैं। इसका ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन हो गया, एग का जो व्हाइट पार्ट होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो लिखते हैं हम लोग, तो इट इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन नेचर, इट इज लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो एक्ट्स एज कैसा? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जैसा भी बिहेव करता है। इट गिव्स अ स्ट्रेंथ, ठीक है, इन बॉडी, बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगला बोल सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस क्या हो गया? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? क्रिएटिन, जो बाल में होता है प्रोटीन। पूछ देता है कभी कभी कि क्रिएटिन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर में, नेल में। उसके बाद मायोसिन, ये भी प्रोटीन है, मसल में होता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं। हीमोग्लोबिन वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्रिएटिन वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ये स्फेरिकल होता है, ये लॉन्ग और नैरो होता है। तो ये था ग्लोबुलर और फाइब्रस में अंतर। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या है? एक्सप्लेन द टर्म कोपोलिमराइजेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कोपोलिमराइजेशन, ठीक है। जब हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन दो तरह का, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो टाइप का होता है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। तो वहीं पर उसी का जो प्रोसेस होता है, जैसे होमोपॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा वो होगा होमोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा कोपॉलीमराइजेशन। तो हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में क्या? कोपॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कोपॉलीमर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं इट इज एन, इस तरह लिखिए, इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर in which two different types of monomer is combined with each other, ठीक है, कंबाइंड विथ ईच अदर। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर बोल सकते हैं द कन्वर्सन ऑफ मोनोमर, यहाँ पर लिख दिया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मोनोमर इनटू कोपॉलीमर इज कॉल्ड क्या? कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर BU से ब्यूटाडाइन, Na से सोडियम, S से स्टायरीन, BU से ब्यूटाडाइन, Na से सोडियम, N से नाइट्राइल,
इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर हो गया। जैसे पूछा कि टर्म कोपोलिमराइजेशन बताइए विथ वन एग्जाम्पल, इतना लिख दिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देख लेते हैं, कभी कभी अगर मान ले पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन कि ब्यूना एस का प्रिपरेशन बताइए कि कैसे वो प्रिपेयर होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए BU से ब्यूटाडाइन, तो पहले ब्यूटाडाइन लिखते हैं, ब्यूटेन लिख दिए, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, ये हो गया आपका ब्यूटाडाइन। अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे? स्टायरीन से, स्टायरीन हो गया ये भी N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ये भी N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, जब 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम या पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ CH2 कर दीजिए, ब्यूना एस। देखिए अब इसको समझिए कि आपका जब NCERT देखिए तो कहीं कहीं आपका जब शुरू में देखिए ब्यूना एस बना है तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये एंड में रहेगा, और अंत में देखिए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखिए कौन सा सही है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम सोचे कि यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दें। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरली जब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह, इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह, तो यहाँ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है इसमें। तो फ्री रेडिकल जब टूटता है एक इधर, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, इसका इधर टूटता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट। तो देखिए ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब इसका जब फ्री रेडिकल बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, इसको इस तरह करेंगे, इधर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर CH CH2, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। देखिए 1 डिग्री कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बेंजाइल फ्री रेडिकल हुआ, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में है। तो आप लोग जब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो बेंजाइल फ्री रेडिकल मतलब जहाँ कंजुगेशन होता है, जहाँ रिजोनेंस होता है, उस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल है इसको अगर हटा दें तो ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो भी जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। तो देखिए ये जो कार्बन है इधर से जोड़ें या फिर इधर से जोड़ें तो ये कार्बन जाके अटैच होगा यहाँ पे, देखिए अटैच हुआ है, और ये CH2 रिपीटिंग यूनिट होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूना एस का, ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है, या फिर SBR भी बोलते हैं इसको, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप है वो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सकें। हम जो मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो इस वीडियो पर नए हैं वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।